ओके स्टूडेंट्स, कल हमने थर्मल कंडक्शन की बात की थी। इन अ थर्मल कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर इन अ सॉलिड बॉडी। कोई भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी में ये हीट एनर्जी है, ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। बट इन अ थर्मल कंडक्शन यहाँ पे एक्चुअल जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होती है। पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अपने प्लेस पे वो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। जैसे कि मेटल बॉडी है तो वो मेटल बॉडी में जो हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो वो हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, तो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मेटल बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो मॉलिक्यूल्स खुद अपना मोशन नहीं करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं होते हैं। तो वहां पे एक्चुअल में इन अ थर्मल कंडक्शन देयर आर नो एनी मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्शन। बट इन अ कन्वेक्शन, हम जो सेकेंड यहाँ पे हीट ट्रांसफर स्टडी करेंगे, दैट वन इज अ कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन में कैसे, तो कन्वेक्शन इज ऑल्सो मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मोशन ऑफ द मैटर। कि यहाँ पे एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस समझना। थर्मल कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मोशन नहीं करते, जबकि कन्वेक्शन में क्या होता है, तो कन्वेक्शन में यहाँ पे मॉलिक्यूल्स खुद मोशन करते हैं। ओके, जिसकी वजह से हीट एनर्जी है, वो हीट एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती है। ओके, अब यहाँ पे ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस ओनली पॉसिबल इन अ फ्लूइड्स। और थर्मल कंडक्शन जो प्रोसेस है, दैट इज ओनली पॉसिबल इन अ सॉलिड। जो सॉलिड बॉडी है, वो सॉलिड बॉडी में थर्मल कंडक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। और कन्वेक्शन प्रोसेस किस में पॉसिबल है, फ्लूइड में पॉसिबल है। ओके, ये किस में पॉसिबल है, ओनली इन अ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब बेटा कि यहाँ पे जो लिक्विड और एयर गैसियस मीडियम है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो ये फ्लूइड्स में कन्वेक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ये कन्वेक्शन प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड है। तो ये फर्स्ट कन्वेक्शन हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन, एंड सेकेंड वन इज अ फोर्स कन्वेक्शन। तो टाइप ऑफ कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कौन से हैं, नेचुरल कन्वेक्शन है और फोर्स कन्वेक्शन है। ये दोनों को हम वन बाय वन विथ एग्जांपल समझते हैं कि भाई नेचुरल कन्वेक्शन क्या है और फोर्स कन्वेक्शन क्या है, वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। ये पूरा टॉपिक थियोरिकल है, इसमें कोई भी इक्वेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें करनी है। ओके, तो यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन क्या है, तो नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होता है, तो इन अ नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज द इंपॉर्टेंस रोल। ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये कैसे, तो वो हम समझते हैं विथ एग्जांपल कि भाई ये नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस कैसे वर्क करता है और ग्रेविटी कैसे यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। प्लेस एन इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे ये कैसे होता है, तो सपोज हम कोई एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लेट सपोज व्हेन अ फ्लूइड इज हीटेड
फ्रॉम बिलो, एक वेसल हम लेते हैं और वेसल में हम फ्लूइड को क्या करते हैं, तो बिलो यहाँ से हम कुछ चीज को हीट एनर्जी देते हैं, तो दिस फ्लूइड इज हीट। तो जो बिलो पार्ट का फ्लूइड है, वो बिलो पार्ट का फ्लूइड क्या हो रहा है, तो हीट हो रहा है। तो यहाँ पे जो बिलो पार्ट का फ्लूइड है, वो फ्लूइड को हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस हीटेड एनर्जी या बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी ये फ्लूइड क्या होता है, तो इसका एक्सपांशन होता है। हमको पता है कि जैसे ही मॉलिक्यूल्स को कुछ एक्सटर्नल हीट एनर्जी मिलती है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो दूसरे मॉलिक्यूल से दूर जाते हैं। तो फ्लूइड में भी ऐसा हो रहा है कि भाई जैसे ही हम सपोज हमने यहाँ पे एक वेसल कंसीडर किया है, लेट सपोज वाटर हम कंसीडर करते हैं, ओके और उस वाटर में हम बिलो पार्ट से इसको क्या कर रहे हैं, तो हीट एनर्जी दे रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस हीट एनर्जी, यहाँ पे वेसल में सपोज आप कंसीडर करो कि आपने वाटर रखा है एंड वी कैन पुट द 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ इंक, ब्लू इंक या रेड इंक, कोई भी कलर की हम इंक यहाँ पे 2-3 ड्रॉप्स इसमें वाटर में डाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे हमने बिलो सरफेस से जैसे हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया, तो बिलो सरफेस पे जो वाटर है दैट इज हीटेड, और बिकॉज ऑफ दिस हीट इट इज एक्सपांड, इसके मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। अब जब ये एक्सपांड हो रहे हैं तो इट बिकम्स लेस डेंस, इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो बिकॉज ऑफ दिस द वाटर एट द अपर सरफेस विद द हाई डेंसिटी, okay, with the high density start moving to the lower surface। वो क्या करता है, अपर वाटर जो है वो क्या करता है, लोअर सरफेस पे मोशन करना स्टार्ट करता है, क्योंकि लोअर सरफेस पे क्या हुआ, तो यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज हुई, डेंसिटी डिक्रीज होती है तो जिसकी वजह से वहां पे स्पेस बढ़ता है। तो जो लोअर सरफेस का वाटर है वो अपर आ रहा है, और अपर सरफेस का वाटर है वो कहां पे जा रहा है, लोअर सरफेस में। तो आपने जो इंक के ड्रॉप रखे जिसकी वजह से वो ड्रॉप भी आपको मोशन करते हुए दिखेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे नेचुरली जैसे ही यहाँ पे लोअर सरफेस की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी डिक्रीज होती है, और अपर सरफेस की हायर डेंसिटी का जो वाटर है वो क्या करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी लोअर सरफेस में जाता है। तो सेम एज ये पूरा प्रोसेस और हीट एनर्जी यहाँ पे लोअर वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हुए, ऊपर है। तो कंटिन्यूअसली ये पूरे वाटर को यहाँ पे क्या होता है, हीट मिलती है। एंड दिस काइंड ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो नेचुरली कैसे ये हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो वो हम यहाँ पे ये एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देखा है, तो यहाँ पे बल्क ऑफ द मैटर, मतलब पूरा जो वाटर का बल्क है वो ऊपर आ रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब इन अ कन्वेक्शन बल्क ऑफ द मैटर इज ट्रांसफर। खुद मैटर मतलब मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स खुद यहाँ पे ट्रांसफर अपनी मोशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं और हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ओके ना, तो ये तो हो गया बेटा नेचुरल कन्वेक्शन, जिसमें हमने कुछ एक्सटर्नली कुछ भी किया, हमने कुछ उसको एक्सटर्नली कुछ फोर्स भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। अब हम सेकेंड को डिस्क्राइब करते हैं, फोर्स कन्वेक्शन क्या है। तो इन अ फोर्स कन्वेक्शन मतलब आपको फोर्सफुली यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि आपको कुछ फोर्सफुली यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब कुछ वर्क करना पड़ता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस मतलब ये कन्वेक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स कन्वेक्शन। तो यहाँ पे इसका हम कॉमन सा एग्जांपल अगर हम ले कि फोर्स कन्वेक्शन क्या है,
तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ फोर्सफुली हमको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स या जो मैटर है वो मैटर को मोशन करवाना पड़ता है, फोर्सफुली मोशन करवाना पड़ता है। तो सपोज आप कोई पंप कंसीडर करो या ऐसी कोई भी एक्सटर्नल सिस्टम कंसीडर करो कि जो फोर्सफुली यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करती है। ओके, तो इसका अगर हम कॉमन सा एग्जांपल ले तो दैट इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम। आपको पता होगा कि भाई हमारी बॉडी में ब्लड है कि भाई कंटिन्यूअसली पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी मेंटेन। क्यों मेंटेन होता है? जैसे पर्सन डेड हो जाता है तो उसका ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसका बॉडी भी क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन रखता है? तो सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। तो ये जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किसका एग्जाम्पल है? तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स कन्वेक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करें तो दैट इज द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। जो भी हमारी गाड़ियों में इंजन होते हैं उनको कूलिंग सिस्टम उनकी जो होती है वो कूलिंग सिस्टम यहाँ पे क्या है, तो उसमें पंप लगा रहता है। जो ऑयल होता है वो ऑयल को कंटिन्यूअसली इंजन में मोशन करवाने के लिए वहां पे पंप लगा रहता है, जिसकी वजह से इंजन का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो कूलिंग सिस्टम ऑफ an automobile engine is also force convection example. Okay, तो यहाँ पे हम ये जो ब्लड सर्कुलेशन वाला सिस्टम है उसको थोड़ा हम समझे। तो यहाँ पे ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके, या हम कहते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो हियर द हार्ट ऑफ द ह्यूमन इज वर्क एज अ पंप। हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आया कि भाई ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, तो इट वर्क एज अ पंप। पंप की तरह ये वर्क करता है। तो ये पंप क्या करता है, तो ये पंप हार्ट में जो ब्लड आ रहा है उसको हार्ट पंप करके उसको बॉडी में वेन्स में इसको ट्रांसफर करता है, जिससे वेन्स में ब्लड कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सर्कुलेट होता है। ओके, और जिसकी वजह से ये जो ब्लड का टेम्परेचर है, ये ब्लड का टेम्परेचर पूरी बॉडी में थ्रू द वेन्स मेंटेन रहता है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या रहता है, कॉमन टेम्परेचर रहता है, मतलब यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहता है और मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे फोर्सफुली हार्ट ने जब ब्लड को सर्कुलेट किया, बिकॉज ऑफ दिस, तो ये क्या हुआ, सर्कुलेट किया मतलब पंप किया, तो ये तो कन्वेक्शन हुआ, जिसकी वजह से हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी क्या हो रही है, पूरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो जिसकी वजह से पूरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो फोर्स कन्वेक्शन में हमको सिंपल क्या याद रखना है बेटा, कि जो भी फ्लूइड है वो फ्लूइड को कंटिन्यूअसली कुछ एक्सटर्नल सिस्टम से हमको पंप करते रहना पड़ता है, फोर्सफुली इसको सर्कुलेट करते रहना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फोर्स कन्वेक्शन। और जिसके दो एग्जांपल अगर हम बात करें जो हम दे, तो एक तो है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज अ कूलिंग सिस्टम ऑफ द एन ऑटोमोबाइल इंजन। ओके, अब इसको थोड़ा और हम डिस्क्राइब करें कि भाई ये डिटेल में क्या है, कि एक नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस का एग्जांपल हम यहाँ पे ले, कि जो हम कॉमन लाइफ में हमारी डे टू डे लाइफ में ये हम देखते हैं। ओके, तो ये जो नेचुरल कन्वेक्शन है, तो ये नेचुरल कन्वेक्शन में आपने देखा होगा, तो जो विंड फ्लो होता है, ओके, जो विंड ब्लो होती है, ये विंड ब्लो क्यों होती है, तो दैट इज ऑल्सो द सिस्टम ऑफ कन्वेक्शन। ये कन्वेक्शन सिस्टम का ही एग्जाम्पल होता है। जो विंड ब्लो होती है वो कन्वेक्शन सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। ओके,
तो ये कैसे होता है? तो नेचुरल कन्वेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फैमिलियर फेनोमेना। ओके, जिसका हम एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ड्यूरिंग द डे द ग्राउंड हीट्स अप मोर। तो ड्यूरिंग द डे यहाँ पे ग्राउंड होते हैं, वो ग्राउंड क्या होते हैं? हीट्स अप मोर। तो यहाँ पे अगर मैं इसका हमने एक एग्जांपल आगे भी लिया था। ओके, यहाँ पे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं नेचुरल कन्वेक्शन का। तो यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाई है, एक डे का पिक्चर यहाँ पे दिख रहा है और दूसरा है ये नाइट का पिक्चर है। ओके, तो यहाँ पे एयर का विंड कैसे होता है वो चीज हम यहाँ पे समझते हैं। तो ड्यूरिंग द डे जैसे हम यहाँ पे समझते हैं, ये जो मैंने लाइनिंग पार्ट दिखा है दैट वन इज अ वाटर पोर्शन ऑफ ऑन अ अर्थ, एंड ये जो हम यहाँ पे ये पार्ट है ब्लैंक पार्ट है दैट इज द ग्राउंड सरफेस ऑन द अर्थ। ये क्या है? ग्राउंड सरफेस। जो लाइनिंग पार्ट है वो वाटर पार्ट है एंड ग्राउंड सरफेस इज जो नॉर्मल पार्ट है यहाँ पे ब्लैंक पार्ट है वो क्या है? लैंड सरफेस। वी नो दैट द मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑन अर्थ इज सराउंडेड बाय द वाटर। ओके, और लैंड पोर्शन यहाँ पे हमको कम दिखता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ड्यूरिंग द डे द ग्राउंड heats up more quickly than the larger bodies of the water। वाटर पोर्शन है, वाटर पोर्शन ऑन अर्थ क्या है? ज्यादा है
कंपेयर टू लैंड। तो ड्यूरिंग द डे टाइम ये जो लैंड है, ये लैंड क्या होती है, तो जल्दी वाटर से जल्दी हीट हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज मोर इन अ सी। जो सी है उसमें वाटर का वॉल्यूम क्या है, लैंड के कंपेयर में ज्यादा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द वाटर हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट एंड बिकॉज मिक्सिंग करंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई ये जो वाटर है, ये वाटर की कैपेसिटी भी, कि हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी कंपेयर टू लैंड क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वाटर इज लेस वार्मर देन द लैंड। तो ड्यूरिंग द डे यहाँ पे ये जो वाटर है, ये वाटर क्या होता है, तो लेस हीट होता है कंपेयर टू, ये जो वाटर है लेस हीट होता है कंपेयर टू लैंड, जिसकी वजह से द एयर नियर टू द लैंड इज हीट्स अप। यहाँ पे जो एयर है ये क्या हो रही है, हीट्स अप हो रही है, क्योंकि सरफेस ऑफ द लैंड इज हीट, लैंड की सरफेस है वो क्या हो रही है, हीट हो रही है। अब ये हीट होगी जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर, सरफेस का, लैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसके नियरर जो एयर है वो क्या होगी, हीट्स अप होगी। अब ये जो है एयर है ऑन अ लैंड सरफेस इज हीट्स अप बिकॉज ऑफ इट बिकम्स द लेस डेंस। इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब इसकी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो द एयर ऑन अ वाटर सरफेस, जो सी सरफेस है, सी सरफेस पे जो वाटर है उस पे जो एयर है ये क्या होगा, तो ये लेस हीट हो रहा है कंपेयर टू लैंड एयर, और जिसकी वजह से द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑन द वाटर सरफेस इज हायर देन द डेंसिटी ऑफ द एयर ऑन अ लैंड सरफेस, एंड दिस एयर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स द, मतलब हायर डेंसिटी की जो एयर है वो कहां पे जाएगी, लोअर डेंसिटी की एयर के पोर्शन में जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस बढ़ा, डेंसिटी कम हुई तो स्पेस बढ़ा तो यहाँ पे लोअर डेंसिटी की जो एयर है फ्रॉम द सी सरफेस या फ्रॉम द वाटर सरफेस इज मूविंग टुवर्ड्स द लैंड। और यहाँ पे ये जो एयर ब्लो है, ये एयर ब्लो कैसे होता रहता है, तो ये एयर ब्लो वाटर टू लैंड की डायरेक्शन में होता है। किस टाइम पे, ड्यूरिंग द डे टाइम पे, ड्यूरिंग द डे टाइम पे ऐसे ये पूरा प्रोसेस होता है। बट एट द नाइट में क्या हो जाता है, तो जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, नाइट में पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। क्यों रिवर्स हो जाता है, तो जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस, यहाँ पे हीट एनर्जी इसने जो डे टाइम में एब्जॉर्ब की है वो नाइट में जल्दी ये लॉस कर देता है। जो भी आपको पता है कि भाई सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस या यहाँ पे जो लैंड सरफेस है, ये लैंड सरफेस क्या है, कम है, जिसकी वजह से ये जितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है वो तुरंत ही नाइट टाइम में ये हीट एनर्जी जैसे यहाँ पे नाइट टाइम आएगा, ओके, सनसेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हीट एनर्जी ग्राउंड क्या करता है, तो लॉस करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर ऑन द लैंड सरफेस इज डिक्रीज देन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर सरफेस। अब सी जो है, वाटर है, सी में है, जिसका वॉल्यूम क्या है, हायर वॉल्यूम है, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर को कोल्ड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है कंपेयर टू लैंड, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, तो वाटर इज मोर वार्म देन द लैंड। वाटर की टेम्परेचर लैंड के टेम्परेचर से ज्यादा है। अब वाटर का टेम्परेचर लैंड की टेम्परेचर से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर ऑन द वाटर सरफेस बिकम हीट्स अप। यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो रही है, हीट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब एयर ऑन अ वाटर सरफेस बिकम्स द लेस डेंस compared to the air on a land surface।
लैंड सरफेस पे जो एयर है उसकी कंपेयर में वाटर सरफेस पे जो एयर है वो क्या हो रही है, लेस डेंस है, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर ऑन अ लैंड इज rushing towards the water on a rushing towards the air on a water surface। और यहाँ पे ये जो एयर करंट है, एयर करंट की डायरेक्शन डे टाइम में जो थी उससे ये डायरेक्शन नाइट टाइम में क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। डे टाइम में यहाँ पे एयर करंट किस डायरेक्शन में चलता है, फ्रॉम द वाटर टू लैंड सरफेस, और नाइट टाइम में ये एयर करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो फ्रॉम द लैंड सरफेस टू वाटर सरफेस। ओके, तो ये बेटा क्या हुआ, तो इसमें हमने कुछ किया, हमने कोई एक्सटर्नली ऐसे पंप लगाए हैं कि जो एयर को ब्लो करते रहते हैं, नहीं, हमने यहाँ पे कोई भी पंप नहीं लगाए। ये पूरा प्रोसेस क्या है, तो ये पूरा प्रोसेस नेचुरली होता रहता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, नेचुरली होता है, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन हम कहते हैं। अब दूसरा एक नेचुरल कन्वेक्शन का यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले छोटा, तो यहाँ पे कि जो हमको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, तो जिससे आपको पता चल जाए। ये तो एक एग्जांपल है, ओके, कि भाई एयर ब्लो नाइट, डे और नाइट में किस डायरेक्शन में कैसे चलते हैं वो हमको यहाँ पे समझ में आता है। दूसरा एक एग्जांपल अगर हम ले ले यहाँ पे नेचुरल कन्वेक्शन का, तो द स्टेडी सरफेस विंड ऑन द अर्थ ब्लोइंग इन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टॉवर्ड्स द इक्वेटर। तो अर्थ पे जो विंड फ्लो होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, तो इट इज इन अ नॉर्थ ईस्ट टॉवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर की डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये होती है। ओके, तो इसका रीजन क्या है कि भाई ये इक्वेटर की डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही ये विंड ब्लो होती है। इसका रीजन भी हमको जानने जैसा है। तो वी नो दैट the sunlight on a equator and on a pole दोनों कैसे है, तो डिफरेंट है। तो ऑन अ पोलर रीजन जो सनलाइट है इट इज द लेसर कंपेयर टू द इक्वेटर। तो पोलर रीजन में सनलाइट लेसर जाता है, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, लो रहता है। आपको पता है पोलर रीजन में क्या होता है, पोलर रीजन में आइस ही है। ओके बेटा, क्यों, क्योंकि वहां पे सनलाइट कम जाता है, सनलाइट कम जाता है, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर भी क्या है, कम है। जबकि इक्वेटर की हम बात करें तो इक्वेटर में सबसे ज्यादा सनलाइट रहती है, सबसे ज्यादा सनलाइट रहती है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, हायर रहता है। यहाँ का टेम्परेचर भी क्या होता है, हायर हो जाता है, जिसकी वजह से इक्वेटर इज अ मोर वार्मर देन द पोलर। पोलर रीजन जो है, पोलर रीजन से इक्वेटर का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। That's why a convection current would be set up with the air at the equatorial surface, जिसकी वजह से ये जो एयर करंट है, एयर करंट इक्वेटोरियल पे यहाँ पे ब्लो होता रहता है फ्रॉम द पोलर रीजन। पोलर रीजन की जो एयर है वो एयर कंटिन्यूअसली यहाँ पे ब्लो होती रहती है। ओके, क्योंकि टेम्परेचर ऑन इक्वेटोरियल इज हायर, temperature on equatorial is higher, because of this the density of the air on in a equatorial is less compared to density of the air in the polar. That's why the wind from the polar is rushed towards the equatorial. equatorial के डायरेक्शन में ये विंड होती है, ये विंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूव होती रहती है। And because of this, air close to the equatorial has an eastward direction. Speed is 16
100 किलोमीटर पर आवर। इक्वेटोरियल में जो एयर ब्लो होती रहती है उसकी स्पीड कितनी रहती है? तो ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में इसकी स्पीड रहती है 1600 किलोमीटर पर आवर। ओके, और पोलर में ये स्पीड क्या है? तो इट इज नियरली 0, क्योंकि वहां पे तो कोई विंड जाएगी नहीं। इक्वेटोरियल से कोई भी विंड पोलर के डायरेक्शन में मूव नहीं होती है। ओके, तो दैट्स व्हाई द विंड is moving in a northeast direction towards the equator, and this is called the trade wind। इसको क्या बोलते हैं? ट्रेड विंड भी बोलते हैं। ओके, तो ये दो एग्जांपल है मेनली, आप तो ये एग्जांपल याद रखो। ओके, और नेचुरल कन्वेक्शन में आप वाटर के एग्जांपल याद रखो। तो कन्वेक्शन हम शॉर्टली, अगर आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो यह कन्वेक्शन कहाँ पे पॉसिबल है, क्या है? तो एक्चुअली इन कन्वेक्शन मैटर इज मूविंग। ओके, तो कन्वेक्शन क्या है, कहाँ पे पॉसिबल है, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन क्या है, नेचुरल का एक एग्जांपल दो, फोर्स का एक एग्जांपल दो, और आप कन्वेक्शन इसको एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। ओके, तो आगे हम इस पे देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 11.11। आई थिंक 11.10 तक हमने किया हुआ है। एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है 11.11। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन is 49.10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ग्लिसरीन का हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट दिया है। अब वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट क्या होता है? गामा होता है। ये तो क्या होता है? गामा। तो गामा हमको दिया हुआ है 49 × 10⁻⁵। 49 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। What is the fractional change in its density for a 30 degree Celsius rise in temperature? तो यहाँ पे इसमें फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी, डेंसिटी का चेंज हमको निकालना है। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको पता है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम हमको क्या पता है? लीनियर एक्सपेंशन या एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम हमको कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? गामा इक्वल्स टू वॉल्यूम at temperature T, volume at temperature 0 degree Celsius divided by volume at 0 degree Celsius into delta T। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि let m is mass of glycerin
and rho naught is density at 0 degree Celsius and rho t is density at t degree Celsius. ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है बेटा? तो वॉल्यूम इक्वल्स टू, हमने देखा था मास इक्वल्स टू डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? तो डेंसिटी रो इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे हमको वॉल्यूम दिया है, तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं? तो वॉल्यूम v ऑफ t की जगह पे मास, क्योंकि मास चेंज नहीं होता है, तो इसका डेंसिटी एट द t टेम्परेचर माइनस मास डेंसिटी एट द 0 डिग्री सेल्सियस मास डेंसिटी एट द 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर हमको दिया है डेल्टा t। टेम्परेचर हमारा क्या है? डेल्टा t। तो इसको सिंपलीफाई करते, तो ये मास कॉमन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे मास कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन रो ऑफ t माइनस 1 अपॉन रो नॉट डिवाइड बाय 1 अपॉन रो नॉट इनटू डेल्टा t। इधर इसको एलसीएम ले लेते हैं। ओके, तो रो नॉट गामा इक्वल्स टू रो नॉट माइनस रो ऑफ टी डिवाइड बाय क्या होगा? ये रो नॉट न्यूमरेटर में जाएगा, तो रो नॉट तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? रो ऑफ टी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या है कि फ्रिक्शनल चेंज हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन में डेंसिटी को फ्रैक्शनल में लिखते हैं, तो रो नॉट, तो डेंसिटी एट द 0 डिग्री, फिर यहाँ पे डेंसिटी एट माइनस डेंसिटी एट द टी टेम्परेचर डिवाइड बाय डेंसिटी इज इक्वल्स टू गामा इनटू डेल्टा टी होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा? गामा इनटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे गामा हमको दिया हुआ है, ओके, और टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी यहाँ पे कितना दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी हमको यहाँ पे राइज इन 30 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना चेंज होता है? 30 डिग्री सेल्सियस जितना चेंज हो रहा है। तो डेल्टा टी हमारा 30 डिग्री, दोनों सेल्सियस में, इसलिए दिक्कत नहीं है। रो नॉट माइनस रो ऑफ टी डिवाइड बाय रो ऑफ टी, गामा 49 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 30, रो नॉट माइनस रो ऑफ टी डिवाइड बाय रो ऑफ टी 147 इंटू 10 की पावर माइनस 4, 147 इंटू 10 की पावर माइनस 4। डेंसिटी में कितना चेंज आता है, कितना फ्रिक्शनल चेंज आता है? तो 147 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जितना चेंज आता है। ओके, तो ऐसे हम यहाँ पे डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये न्यूमेरिकल देख लो बेटा, तो आगे हम दूसरा न्यूमेरिकल समझे।
ओके, नेक्स्ट हम एक इलिस्ट्रेशन यहाँ पे समझते हैं। तो इलिस्ट्रेशन ये हमारा हो गया 11, आई थिंक ये इलिस्ट्रेशन हमारा है 11.6। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन in the steady state of the system shown in a figure. Length of the steel rod is a 15 centimeter. Length of the steel rod हमको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, जिसको हम इलिस्ट्रेशन और शायद 11.6 एक बार देख लेना। तो हमको यहाँ पे इसका फिगर में बना लेता हूँ। ये स्टील रॉड है और ये कॉपर रॉड है। ओके, तो स्टील रॉड की लेंथ हमको L1 दी है, L1 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉपर रॉड इज 10 सेंटीमीटर। कॉपर रॉड की लेंथ हमको दी है 10 सेंटीमीटर। ओके, दोनों को क्या किया, ज्वाइन किया। मैं वापस पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द स्टील कॉपर जंक्शन इन द स्टेडी स्टेट ऑफ द सिस्टम shown in a figure? Length of the steel rod is 15 centimeter. Length of the copper rod is 10 centimeter. Temperature of the furnace, ये हमारा फर्नेस है जिसका टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 300 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर ऑफ द अदर एंड इज 0 डिग्री सेल्सियस। इस एंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ द कॉपर रॉड। एरिया हमको यहाँ पे क्या दिया है, तो ट्वाइस दिया है। तो एरिया ऑफ द कॉपर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्टील रॉड इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉपर। मतलब एरिया A1 लेते हैं इसका, स्टील रॉड का A1 is 2 times of A2। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील K1, थर्मल कंडक्टिविटी हमको दी है 15.2 जूल सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स इनटू डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर is given as 385 joule second inverse meter inverse। ओके बेटा, तो यहाँ पे वीडियो कट हो गया था, तो वापिस मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो रेट ऑफ हीट फ्लोइंग इन स्टील रॉड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ हीट फ्लोइंग इन कॉपर रॉड। तो यहाँ पे रेट ऑफ हीट फ्लोइंग इन स्टील रॉड क्या होगा, K1 A1। टेम्परेचर क्या है, हायर 300 डिग्री सेल्सियस, लोअर माइनस T ऑफ x। तो 300 माइनस T ऑफ x डिवाइड बाय L1। सेम एज रेट ऑफ हीट फ्लोइंग इन कॉपर रॉड K2 A2 Tx minus 0 डिवाइड बाय L2। सारी वैल्यू पुट कर लो, सारी वैल्यू पुट करते हैं। K1 कितना दिया है 50.2, A1 कितना है, तो 2 टाइम्स ऑफ A2, 300 माइनस Tx
डिवाइड बाय L1 कितना है 15 सेंटीमीटर, पुट किया 15 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू K2 कितना है 385 into A2 into Tx माइनस 0 है तो Tx कर लेते हैं, डिवाइड बाय कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 10 into 10 की पावर माइनस 2, A2 कैंसल, 10 की पावर माइनस 2 कैंसल, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो वो कैंसल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 15 into 2 into 2 into 2 तो 4, तो 15 into 2 into 4 कितना हो जाएगा 200 into 10 into 300 minus Tx equals to 385 into 3 1155 into T of x, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करते हैं तो हमको T of x मिल जाएगा। बेटा एक बार आप कैलकुलेशन सॉल्यूशन कर लेना तो आपका ये हो जाएगा। रिमेनिंग जो है आगे के क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी 3-4 क्वेश्चन ही बाकी होंगे और एक डेरिवेशन बाकी है, तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।